विश्वविद्यालय ईटानगर के कुलपति माननीय साकेत कुशवाहा जी, सम कुलपति प्रोफेसर अमिताभ मित्रा जी, कला संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर योकेन लेगो जी, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम शंकर सिंह जी, गोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर हरीश शर्मा जी, सह संयोजक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी और डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल जी, डॉक्टर जमुना बेनी तादर जी, डॉक्टर जोराम यालाम जी, शंभू प्रसाद जी, सुमित प्रकाश जी, मुझे सुन रहे शोधार्थी, विद्यार्थी, शवचिंतक, वरेण्य विद्वत समाज। पूर्वोत्तर से इश्क है और यह जगजाहिर है। अगर इस लॉकडाउन की सूचना समय से न मिली होती तो मैं और मेरे विद्यार्थी इस समय पूर्वोत्तर में ही होते। मार्च के दूसरे सप्ताह में पूर्वोत्तर जाने का टिकट हो चुका था। तब तक व्यवस्था में बैठे हुए मित्रों ने सलाह दी, रुक जाइए। हरीश जी से और सत्यप्रकाश जी से मिलने का समय भी तय हो चुका था। आशय यह है कि पूर्वोत्तर के मित्रों से संवाद करना एक इस्किया मोड में संवाद करना है। पर आज का संवाद थोड़ा बदले माहौल में है। देश और दुनिया कोविड-19 यानी कोविड-19 नामक चाइनीज महामारी के चपेट में है। देखते ही देखते सामर्थ्य और ताकत का भ्रम टूट रहा है। समर्थ और ताकतवर कहे जाने वाले देशों का भ्रम टूट रहा है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, रोम, पेरिस, लंदन जैसे संपन्न शहरों में लाशों का अंबार लगा हुआ है। ताकत और सुविधा संपन्नता के जो मापदंड हमने तय किए वो देखते ही देखते बिखर गए। इस यथार्थ की व्याख्या में हमारी घोषित शब्दावलियां असमर्थ नजर आ रही हैं। अमूमन पिछले दिन और आज के कार्यक्रम में विद्वानों ने, मैं सुनता भी रहा, इस यथार्थ की व्याख्या की कोशिश अपने ढंग से की है। पर चीन के वुहान शहर से निकला एक छोटा सा वायरस देखते ही देखते बौद्धिकता की, सुविधाओं की और वैज्ञानिक प्रगति की सीमाओं को बता देगा, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। स्वेतलाना कोडक जर्मनी के हनोवर शहर में रहती हैं, यहूदी हैं। पिछले दिनों एक यहूदी त्योहार था, वो कानूनवेत्ता हैं। मैंने उन्हें शुभकामना दी। उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, आशीर्वाद दीजिए कि कल का सूरज देख सकूं। कम से कम भारत में ऐसी स्थिति नहीं है।
मैं जब ऐसा आपसे कह रहा हूं तो मैं सिर्फ संकेत करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुलनात्मक यथार्थ सुख और दुख दोनों को समझने का एक विवेक देता है। इस दौर में एक तुलना यूरोप और अमेरिका के वर्तमान यथार्थ का है और दूसरी तुलना विगत में भारत में हुए इसी तरह के घटनाक्रम से निकले हुए अनुभवों को याद करने का है। मुझे निराला याद आ रहे हैं। निराला बोले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक रचना है कुल्ली भाट। मैं निराला जी को शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं। निराला जी लिखते हैं, मैं दालमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था। जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसान की लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी चल बसी। मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो 15 साल का था और मेरी 1 साल की बेटी ने दम तोड़ दिया। मेरे परिवार के और भी कई लोग जाते रहे। लोगों को दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गईं। पलक झपकते ही मेरा परिवार खत्म हो गया। मेरे आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया। अखबारों से पता चला कि ये सब एक बड़ी महामारी के शिकार हुए हैं। मैं आज से लगभग 102 वर्ष पहले के भारतीय अनुभव के बारे में टिप्पणी कर रहा हूं। निराला ही नहीं, खुद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी 102 वर्ष पहले इस जानलेवा स्पेनिश फ्लू बीमारी के शिकार हुए थे। मैं आपको एक जानकारी के लिए बताऊं कि गांधी की पुत्रवधू गुलाब और उनके पौत्र शांति की मौत इसी फ्लू से हुई थी। कभी कल्पना कीजिएगा कि गांधी अगर ठीक न हुए होते, इस बीमारी से उबरे न होते, तो शायद भारत की आजादी का इतिहास कुछ और होता, कुछ दूसरे ढंग से लिखा जाता। मैं इस महामारी के थोड़े से इतिहास में जाऊंगा और उसके बाद उसके परिवर्तनों की व्याख्या करूंगा। आज से लगभग 102 वर्ष पहले यानी 29 मई 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे से भारत लौट रहे सैनिकों को लेकर एक जहाज तब के बंबई और अब के मुंबई बंदरगाह पर रुका। एक सज्जन हुए हैं अमित कपूर हैं, वो मेडिकल हिस्टोरियन हैं, वो चिकित्सा इतिहासकार हैं। उनकी पुस्तक है राइडिंग द टाइगर। वो पुस्तक मूलतः भारत में कॉरपोरेट जगत की दुश्वारियों पर है, पर वो एक इतिहास बताती है। उस पुस्तक में अमित कपूर लिखते हैं कि 29 मई 1918 के बाद यह जहाज मुंबई बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा रहा। करीब 10 सिपाहियों को नजला, जुकाम और बुखार की शिकायत थी। 10 जून 1918 को जब जांच हुई तो पता चला कि यह भारत में स्पेनिश फ्लू का पहला मामला है। तब रेल चल रही थी। ये सिपाही मुंबई से रेल से अपने घरों में गए। इसी समय यह बीमारी पूरे देश में फैली। बंगाल का अकाल भी पड़ा था। औपनिवेशिक शासन, बंगाल का अकाल और स्पेनिश फ्लू एक ऐसा भयावह यथार्थ था
जो आज तक देखा नहीं गया। मैं इसकी तुलना एक दूसरे तथ्य से भी कर रहा हूं। जॉन बेरी को आप जानते हैं। जॉन बेरी की किताब है द ग्रेट इन्फ्लुएंजा। जॉन बेरी की इस पुस्तक को अगर हम आधार माने तो 1918 से 1920 तक चले इन्फ्लुएंजा में, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में करीब 1,80,00,000 लोगों का देहांत हुआ। यह 1,80,00,000 भारत की तत्कालीन जनसंख्या के लगभग 6% था। आपको एक जानकारी दूं, सन 1918 में भारत की आर्थिक विकास दर 0 से नीचे जाकर -10.8% पर चली गई। आपको ज्ञात है, भारतीय जनगणना के इतिहास में सिर्फ एक मौका आया है जब भारतीय जनसंख्या की विकास दर निषेधात्मक रही है, और यह सन 1911 से सन 1921 के बीच का समय है। एक यथार्थ ये है। दूसरा एक यथार्थ और है जो मैं बता रहा हूं। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्लेग आया। ये 1663 के आसपास। क्या हुआ? 1663 से लेकर 1665 तक ट्रिनिटी कॉलेज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, बंद कर दिया गया। सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा आपने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आइजैक न्यूटन तब इसी ट्रिनिटी कॉलेज के विद्यार्थी थे। उन्हें अपने गांव जाना पड़ा, और इंग्लैंड में उनका घर लिंकनशायर में था। वो लिंकनशायर चले गए। 1965 में जब वो कैम्ब्रिज वापस लौटे, प्लेग के बाद कैम्ब्रिज खुला, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटी, थियरी ऑफ ग्रेविटी खोजा। मैं बताऊं ये कैसे खुला, कैसे खोजा गया। न्यूटन अपने कृषि जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर अपने सेब के बागान में बैठते थे 2 साल में, और उसको आधार बनाकर उन्होंने इस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म दिया। कई बार कठिन स्थितियां सकारात्मक घटनाओं को जन्म देती हैं। इन घटनाओं से भारत के वर्तमान स्थिति की तुलना करें तो आपको कई सकारात्मक चिन्ह देखने को मिलते हैं। स्थितियां कठिन हैं, किंतु निष्कर्ष भयावह नहीं है। यह आपदा कई अवसर और कई संदेश देते हुए दिखती है। अवसर यह कि दुनिया को नेतृत्व देने की अमेरिका और यूरोप की सर्वमान्यता प्रश्न चिन्हित है। हम सुनते आए कि 21वीं सदी भारत की सदी है। इस सदी की शुरुआत में भी एक संकट आया था। वो एक तकनीकी संकट था, Y2K का संकट। आपको ध्यान होगा, जब यह संकट आया तो भारतीय युवाओं ने अपनी उंगलियों की ताकत से दुनिया को इस संकट से निकाला। मैं एक बात बताऊं, कल के अखबार आप लोगों ने पढ़े होंगे और आज के भी अखबार पढ़िएगा। WHO मान रहा है कि कोरोना रहेगा, शायद कभी जाए ही नहीं। यानी पोस्ट कोरोना, उत्तर कोविड जैसी कोई स्थिति आने वाली है, इसी में संदेह है। लेकिन जो बनेगा उसमें शिक्षा, साहित्य और समाज, जो कि आपका आज का विषय है, उसको लेकर वह कई नई स्थितियों का जनक हो सकता है। देखते ही देखते
विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तकनीक पर सवार हो गए। मेरे खुद का अनुभव है, मेरे बच्चे सुबह 8 बजे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होते हैं, क्लास शुरू हो जाती है, असेंबली होती है, योग की कक्षा होती है, पीटी की कक्षा होती है, एरोबिक्स होता है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे परंपरागत विषय तो होते ही हैं, क्लास टेस्ट और असाइनमेंट भी चल रहा है, फ्रूट ब्रेक और लंच ब्रेक भी होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि स्कूल बंद हो। आज से पहले अगर ऐसा सोचा भी जाता, कोई इसकी सैद्धांतिकी प्रस्तुत भी करता, तो वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट था, लोग उसे मानते नहीं। आपको ध्यान है कि भारत में मोबाइल फोन 1995 में आया, 2009 में स्मार्टफोन आया, अप्रैल 1912 में एयरटेल ने 4G लॉन्च किया, 2012 में। 2006 में फेसबुक आया। किसने सोचा था कि 2006 में जिस दिल्ली से ईटानगर जाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, उस ईटानगर के विश्वविद्यालय में 2020 में दिल्ली से बैठकर सेमिनार किया जाएगा। तकनीकी की व्याख्या में हमारी लोकप्रिय शब्दावलियां असमर्थ नहीं है। कोविड-19 का यह संकट शिक्षा को बदलने जा रहा है, विश्वविद्यालयों को बदलने जा रहा है। परंपरागत कक्षाएं और गुरुजी लोग या तो तकनीक के इस खेल में शामिल हों या अप्रासंगिक हो जाएं। 12 मई को अपने संबोधन में देश के नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा को, अर्थव्यवस्था को और विकास को अपनी प्रतिस्पर्धा में बचे रहना है तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना पड़ेगा। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो एक संकेत है कि कक्षाएं अब गुरुजी का कोई स्वायत्त इलाका नहीं है, क्लासरूम कोई ऑटोनमस यूनिट नहीं है, वे तकनीकी के जद में हैं। इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही के तर्क लागू होंगे। शिक्षा में तकनीक की उपस्थिति आपको कक्षाओं में अनुशासित करेगी। आप कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते हैं। आपका हर बोला हुआ शब्द एक अदृश्य कैमरे और रिकॉर्डिंग की जद में है। एक तीसरी आंख का भय आपको मर्यादित करेगा। एक बात बताऊं आपको, तकनीकी ने मानवीय संबंधों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की है। आप किस पर कमेंट करते हैं, किस पर टिप्पणी करते हैं, किसको लाइक करते हैं, किसको अद्भुत अतुलनीय बताते हैं, यह केवल वही नहीं देख रहा है, अभी तो आप जिसको नहीं दिखाना चाहते हैं वह भी देख रहा है। यह एक खुला खेल है, एक ऐसा खुला खेल है जहां आपकी बुद्धि और चातुर्य के सीमांत साफ साफ नजर आ रहे हैं। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो एक संकेत कर रहा हूं कि अगर कोविड-19 का कोई उत्तरकाल होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन को माने तो ऐसा कोई उत्तरकाल होने नहीं जा रहा है, तो कक्षाएं आचार्य जी लोगों का स्वायत्त इलाका नहीं रहेंगी। तकनीकी का प्रवेश शिक्षा की मानकीकरण की दिशा में भी बदलाव लाएगा। सुदूर इलाकों में सोशल मीडिया से, दूरदर्शन से शिक्षा पहुंचेगी। स्वयं प्रभा का उदाहरण है, स्वयं का उदाहरण है। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा के क्षेत्र में
आधारभूत संरचना की कमी है, वहां उत्तर कोविड काल या कोविड काल में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रवेश एक मानकीकृत शिक्षा की भी उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा, वहीं पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेगा। राजीव जी ने अभी परिचय देते हुए कहा कि मैंने ऐसा कहा था, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि अतिवादी व्याख्याओं और शब्दावलियों के दिन लद गए। नया समय कह रहा है, संयमित रहिए, पारदर्शी रहिए और जवाबदेह रहिए। आपको एक तीसरी आंख देख रही है। मित्रों, मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो एक संकेत और है, और वह संकेत है कि एक नई व्यवस्था आने वाली है जिसमें समाज में कई परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। साहित्य में आने वाले परिवर्तनों पर मैं आपसे बात करूं, उससे पहले थोड़ा सा रुककर समाज पर बात कर लेते हैं। एक सज्जन है युवाल नोआ हरारी, बहुत चर्चित हैं इन दिनों। 76 बोर्न हैं, 1976 के, अभी युवा हैं। इजराइल के हिब्रू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। वो एक सोशल हिस्टोरियन है। उनकी एक पुस्तक है जो अभी बहुत चर्चा में आई है, आप लोग पढ़िएगा, पुस्तक उपलब्ध भी है। 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के 21 सबक। पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है, गूगल प्ले बुक पर भी उपलब्ध है। यह पुस्तक सभ्यता, तकनीक और मनुष्य के संबंधों की रोचक व्याख्या है। नोआ हरारी का उल्लेख इसलिए जरूरी हो जाता है कि नोआ हरारी नए बनने वाले समाज में सूचना, ताकत, लोकतंत्र और आतंकवाद के स्वरूप पर तार्किक व्याख्याएं करते हैं। एक ऐसा समाज बनने वाला है जहां अब सेंसरशिप का कोई मतलब नहीं है। राज्य अब सूचनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। अब सूचनाएं इतने विपुल पैमाने पर उपलब्ध कराई जाएंगी कि आपका विवेक धोखा दे देगा आपको। आपका विवेक सही और गलत सूचना का कोई अंतर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं मजाक में अक्सर एक बात कह रहा हूं इन दिनों कि इस महामारी के बाद सूचनाओं की महामारी आने वाली है। कई नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं जो मैं सिर्फ प्रश्न के रूप में आपके सामने छोड़ रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि यूरोपियन रेनेसां और औद्योगिक क्रांति के उपरांत अपदस्थ कर दिए गए ईश्वर की केंद्रीयता पुनः स्थापित होने वाली है? क्या छुआछूत उन्मूलन जैसे पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेजेस के दिन लद गए? क्या हमें अपने अस्तित्व बचाना है तो साथ खाने, साथ रहने, एक दूसरे से सटने और नैकट्य की तमाम ज्ञात अवधारणाओं से दूरी बना लेनी होगी? क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जाने जा रहे हैं? क्या हमारे नए मित्रों के नाम बिक्सबी, कोर्टाना, एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट होंगे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव इन दिनों ऐसा ही है। मैंने अपने 11 साल के बेटे से एक दिन पूछा कि रात को किससे बात कर रहे थे तुम? उसने कहा कि गूगल असिस्टेंट से। मैंने कहा कि क्या बात की? तो उसने जवाब दिया कि मैंने उससे कहा, है गूगल, हाउ आर यू? मैंने पूछा फिर गूगल ने क्या कहा? तो गूगल ने कहा
कोनिचिवा। मैंने कहा मतलब? तो कोनिचिवा जापानी शब्द है, इट मीन्स हेलो इज इन जापानीज। मेरे सामने बैठे बैठे मेरा फोन लेता है वो और श्री को कहता है, एप्पल का फोन लेकर श्री को कहता है, श्री आई लव यू। श्री कहती ओ इट हर्ट्स। एक दूसरा अनुभव है, मेरे एक विद्यार्थी का एक दिन फोन आया, फोन उठाकर हेलो कहते ही उधर से आवाज आई, एलेक्सा स्टॉप। मैंने पूछा क्या हो गया? उसने जवाब दिया, एलेक्सा गाना गा रही थी, मैंने उसे मना किया। इंतजार कीजिए, आने वाले दुनिया में हाड़ मांस के दोस्तों की जगह एलेक्सा, सिरी और कोर्टाना लेने वाले हैं, जो आपकी हुक्म अदुली नहीं करेंगे, आपकी टहल बजाएंगे, आपके आदेश का पालन करेंगे, आपको धोखा खाने का डर नहीं होगा। आप इनसे जी भरकर चिपटिए, किंतु हाड़ मांस के पुतलों से दूर रहिए, मनुष्यों से दूर रहिए। एक ऐसी दुनिया बनने वाली है जहां आप अंगूठे के निशान से, पुतलियों के रंग से, हाथ के लकीरों से पहचाने जाएंगे, यानी आप एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी होंगे। यह बायोमेट्रिक आंकड़ा आपको पूरी तरह एक व्याख्यीय इकाई बना देगा, यानी आपका हंसना, आपका रोना, आपकी हृदय गति की ऊंच नीच, आपकी सांसें, सब कुछ व्याख्यीय होंगी। इस पर और ज्यादा बोलूंगा तो आपको झटका लगेगा, जब होगा तो आप आनंद लीजिएगा। एक और चीज बदलाव में आने वाली है, और वो ये कि मैकाले की शिक्षा पद्धति ने स्वच्छता, शाकाहार, अभिवादन, पवित्रता के भारतीय बोध को जिस तरह से डिमीन किया, समय उसको पुनः प्रतिष्ठित कर रहा है। मैं कोई स्थापना नहीं कर रहा हूं, मेरी एक जिज्ञासा जैसी व्याख्या है। एक चीज और है, एक मनुष्य के रूप में हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट प्रश्न चिन्हित है। हम बचपन से पढ़ते आए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसकी आवश्यकता है। अनुभव ने बताया कि समाज संकट है, मनुष्य संकट है, मनुष्य के साथ रहना अस्तित्व से खतरा है, पूरी सतर्कता के साथ रहना है। मित्रों, एक और बदलाव आएगा। हम जिस समय को आधुनिक समय कहते हैं ना, उस समय में नायकत्व की संपूर्ण अवधारणा सत्ता केंद्रित अवधारणा नहीं है। हमने अपने समय में जितने नायक देखे वो सत्ता से आते हुए, राजनीति से आते हुए नायक हैं, या फिर फिल्मों की चुटीली दुनिया से आते हुए नायक हैं, या खेल से आते हुए नायक हैं। एक कोरोना वायरस ने इन सारे नायकत्व की प्रश्न चिन्हित कर दिया। नया नायकत्व लैब से, प्रयोगशालाओं से, वैज्ञानिकों के पुस्तकों से, ज्ञान के इलाके से निकलेगा। एक हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा अमेरिका जैसे ताकतवर देश को घुटने पर ला देती है। यह चीज बताती है कि हमने नायकत्व के जो पैमाने तय किए, वो पैमाने सभ्यता की और मनुष्यता की रक्षा में असमर्थ नहीं है। शिक्षा और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है कि नया नायकत्व ज्ञान के इलाके से आएगा, ज्ञान की साधना से आएगा। और अगर यही भारतीयता नहीं है तो फिर क्या भारतीयता है? हमारा नायकत्व समाज केंद्रित नायकत्व रहा है, सत्ता केंद्रित नायकत्व कभी नहीं रहा। मित्रों, रही बात साहित्य की, तो साहित्य शिक्षा और समाज से मुक्त अवधारणा तो है नहीं। यहां किसी भी समाज में
साहित्य एक स्तर पर अतृप्तियों का ही प्रतिनिधित्व करता है। साहित्य स्वप्न भी है। पानी की कमी होगी, पानी के सपने आएंगे जो हम जीवन में नहीं हो पाते, हम कविता में होने की कोशिश करते हैं। जब कोई मैं निर्णय लेने में हिचकिचाता था, मेरे पिता मुझसे अक्सर कहते थे कि तुम लोग तो कविता कहानी बहादुरी की पढ़ते रहते हो, फिर डरते क्यों? वो अपने जंग के जांबाज थे। वो अक्सर मजाक में कहते थे कि जीवन के कायर लोग साहित्य में बहादुर होते हैं। साहित्य हमारा सपना है। साहित्य में एक बड़ा संकट आने वाला है, और वह संकट है अनुभव के झूठ का। अनुभव, जो नए अनुभव हैं, वो बताएंगे कि हमने जो कविता आधुनिक कविता के रूप में पढ़ाया जाता रहा, उस कविता में अनुभव का पाखंड सीधे सीधे दिख रहा है। नए काव्य का आलंबन प्रश्न चिन्हित है। मैं इसकी थोड़ी व्याख्या करूं। जब स्पर्श से कोरोना हो जाएगा, गंध से महामारी फैलेगी, छूने से अस्तित्व संकट में आ जाएगा, तो कवि जी किसको समझाएंगे कि इश्क करो? एक और स्थिति बदलने वाली है। जब वर्क फ्रॉम होम होगा तो ट्रेड यूनियन का क्या होगा? मजदूरों की एकता का क्या होगा? वो जो दुनिया के मजदूरों एक हो करके कविताएं लिखते रहे, उस क्रांति का क्या होगा? साहित्य का झूठ भरभरा कर गिर गया है। हमारे ज्ञान और अनुभव क्वारंटाइन में जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया बनेगी जहां सब कुछ आभासी होगा। एक हाइपर रियल किश्च होगा, जहां चिलमन से वो झांकें, जहां चिलमन से हम झांकें। सब कुछ आभासी, आकर्षक, नशीला, क्षणभंगुर। कनेक्टिविटी गई नहीं तो वीडियो कॉल भी गया और इश्क भी चला गया। एक ऐसी दुनिया बनने जा रही है जहां जर्मनी में बैठे हुए अपने प्रेम पात्र का आप चित्र देखिए, फ्रैंकफर्ट की लीला देखिए, नौगांव का नृत्य देखिए, दिल्ली में बैठे हुए, सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। जिसका नशा आपके सिर चढ़कर बोलेगा, पर हाथ कुछ नहीं आएगा। साहित्य इस अति चंचल नशीले यथार्थ के साथ कैसे संवाद करेगा, यह तो आने वाला कल ही बताएगा। आज के लिए तो मुस्कुराइए कि चाइनीज वायरस ने आपको तैयार किया है भविष्य की एक ऐसी स्थिति के लिए जो एल्विन टॉफलर के शब्दों को उधार लें तो फ्यूचर शॉक है। ये पूंजी और तकनीक के खेल होने वाले हैं जनाब। आप कितना भी गरिया लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन परीक्षा को गरिया रहे हैं, वो भी ऑनलाइन होकर ही गरिया रहे हैं। जिस यथार्थ में आप आकंठ धसे फंसे हैं, उसे थोड़ा सा तो समझिए। कोरोना का उत्तरकाल आपके इस वैचारिक पाखंड को खंड खंड कर देगा। राजीव गांधी विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग इस नए बनने वाले यथार्थ की व्याख्या के लिए कुछ सूत्र मुहैया कराएगा। 2 दिनों की इस गोष्ठी में इस अति चंचल क्षणभंगुर यथार्थ को समझने के कुछ तर्क बने ही होंगे। उन तर्कों से शायद ज्ञान की कोई व्याख्या, कोई प्रणाली संभव हो सके। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई नई चीज आती है तो आपके स्थापित बुद्धि को एक झटका जरूर देती है। इंडोनेशिया में जब टेलीविजन आया, किन्हीं कारणों से ही आया, तो मस्जिदों से तकरीर की गई कि यह शैतान की आवाज है। भारत में जब कंप्यूटर आया तो भारत के मजदूर संगठनों ने हड़ताल किए। पर देखिए ना,
कई चीज़ें बदल रही हैं और महत्वपूर्ण अनुभवों का एक खास पहलू यह भी है कि जब आप उनके बीच होते हैं तो आप उनके महत्व को नहीं समझते हैं। इसलिए इश्क को चाहिए एक उम्र असर होने तक। देखते ही देखते पूरा का पूरा रेलवे का टिकटिंग सिस्टम IRCTC के माध्यम से होने लगा, सब ऑनलाइन बुकिंग होने लगी। देखते ही देखते नारायणपुर, ईटानगर और माजुली के विश्वविद्यालय ऑनलाइन आ गए। जब झटका लगता है तो चाहे वो सभ्यता हो या मनुष्य, अपने दिए गए, अपने जिए हुए अनुभवों का एक मूल्यांकन जरूर करता है। इस झटके ने हमें उस पूरे मूल्यांकन को एक बार झटका दिया है कि हम सोचें कैसे, हमारा साहित्य कैसे बने, नायकत्व के हमारे पैमाने क्या हों, शिक्षा क्या हो, क्या अतिवादी व्याख्याओं के साथ पढ़ने पढ़ाने का दौर चले या उसके दिन लद गए हैं। और एक बात बताऊं, पूर्वोत्तर से यह आभासी मिलन एक आपत्धर्म है मेरे लिए। लॉकडाउन खुलने दीजिए, पहला अड्डा पूर्वोत्तर ही होगा। आपको प्रणाम, आपने सुना, अपने तमाम मित्रों को प्रणाम। हरीश जी, सत्यप्रकाश जी लगातार बातचीत के अंदर होते हैं। राजीव जी चुटकी लेते हैं, अच्छा लगता है। आप सबका आभार। इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का आभार, जो इस कठिन समय में भी पढ़ने पढ़ाने की एक प्रथा को, एक शैक्षणिक गतिविधि को उन्होंने जारी रखा है। चीज़ें बदलेंगी और बदलाव बेहतर होगा, इस भरोसे के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।